दोस्तों, एक चोर चोरी करने आता है। वह चोर जिस घर में चोरी करने आता है, उस घर में केवल एक विधवा महिला सोई रहती है अकेले। उस घर में उस महिला के अलावा और कोई नहीं रहता है। चोर जब उस घर में एंट्री करता है, तो देखता है कि उस घर में केवल 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में वो विधवा महिला जो होती है, वो अकेले चारपाई पर सोई रहती है और दूसरा कमरा जो होता है, वो भी खुला रहता है। सब कुछ ढूँढ लेता है, लेकिन कुछ पाता नहीं है। जब उस महिला के पास जाता है, उसको देखता है, तो देखते ही रह जाता है। उस महिला को देखने के अलावा चोरी करना भी भूल जाता है। चोर के दिलो दिमाग में हवस की आग जलने लगती है। वो महिला देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग 29-30 साल की थी। देखने में इतनी सुंदर थी कि कोई भी देखे तो मोहित हो जाए। वह उस महिला को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही छूने की कोशिश करता है, उसका पैर चारपाई में लग जाता है और चारपाई हिलती है, महिला की आंख खुल जाती है। वह चोर चारपाई के नीचे छुप गया था, वहीं लेट गया था और रूबी चारों तरफ देखती है। उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। थोड़ी देर वो जगती है। उसे क्योंकि आभास हो गया था कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। उसे थोड़ी देर नींद नहीं आती है। उसके बाद में अचानक रूबी सो जाती है। फिर दोस्तों, आगे क्या होता है, आगे क्या मंजर होता है, हम आपको इसी वीडियो में आगे बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं रवरेश कुमार। तिरछी दास्तान चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी होती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में चमोली जिले की है। वहाँ पर एक गांव होता है। उस गांव में छोटे छोटे मकान होते हैं और थोड़ा दूर दूर पे होते हैं। एक दिन की बात है, जब एक चोर आता है उस गांव में, चोरी करने की नियत से एंट्री करता है और अंदर गांव आते ही एक घर में तो चोरी करता है। उसके बाद में उसे लगता है कि अभी रात काफी बची हुई है, तो क्यों ना चलते हैं इसी वक्त दूसरे किसी घर में हाथ साफ कर लेते हैं। तो वह चोर आगे निकल लेता है। थोड़ा 4 से 10 घर छोड़ के आगे जाता है। तो उस घर में जब घुसता है, तो देखता है कि एक महिला जो है, वो अकेली बिस्तर पर लेटी हुई सो रही है और पूरा घर देखता है, कोई भी नजर नहीं आता है उसी महिला के अलावा। वह महिला जो होती है, दिखने में बहुत खूबसूरत थी। चोर जाता है उस महिला के पास और चोरी करना भी भूल जाता है। वह उस महिला को देखते ही रह जाता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती झलक रही थी उसके चेहरे से। वह जो चोर था मुकेश, उसकी नजरें उस महिला के चेहरे से हट नहीं रही थीं। उसका दिलो दिमाग उसी महिला में लगा था। चोरी करना तो दूर की बात, वह वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। उस महिला को जैसे छूने की कोशिश करता है, तो उसका पैर उस महिला की चारपाई में लग जाता है। फिर महिला की आंख खुल जाती है। जैसे ही उस महिला की आंख खुलती है, वैसे ही चोर उसी चारपाई के नीचे लेट जाता है और रूबी जो होती है, विधवा महिला जो होती है, वह उठकर चारों तरफ देखती है। उसे कुछ नजर नहीं आता है। उसे आभास हो गया था, उसे कुछ एहसास हुआ था कि लग रहा है कि हमारे कमरे में हमारे पास कोई है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। जब कोई नजर नहीं आता है, तो वह जाती है, पानी पीती है, उसके बाद में आकर फिर उसी चारपाई पर लेट जाती है। लेकिन थोड़ी देर तक वह सोचती रहती है कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि हमारे कमरे में कोई ना कोई है, लेकिन देखने में तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिर महिला थोड़ी देर बाद सो जाती है। वह जो चोर था, वह भी बहुत गहरी नींद में सो जाता है। जब सुबह होती है, महिला जो होती है विधवा, उसका नाम होता है रूबी। रूबी सुबह उठती है, जाती है बाहर, घर के बाहर जंगलों में फ्रेश होने। जब वहां जाती है, तो 2-4 महिलाएं भी साथ में मिल जाती हैं। आपस में बातें करती हैं कि आज रात में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। चोर बाहर तो नहीं भाग पाया है, यहीं इर्द गिर्द आसपास में कहीं न कहीं छुपा जरूर होगा। तो उस रूबी से कहती हैं, कहीं आपकी तरफ
तो चोर नहीं गया है, आपने तो नहीं देखा है चोर को। महिलाओं की बातें सुनकर रूबी के मन में ख्याल आने लगता है कि कहीं हमारे घर में तो चोर नहीं घुस आया है। जो हमें आभास हो रहा था वह सही तो नहीं है। रूबी वहां से चली आती है सीधा अपने घर। आती है, अपने पूरे घर में छान मारती है, देखती है, लेकिन कहीं उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर वह झाड़ू उठाती है, झाड़ू लगाने लगती है सारे घर में। जब वो झाड़ू लगाते लगाते अपने चारपाई के नीचे लगाने जाती है तो देखती है कि वहां एक लड़का सोया हुआ है और वह बहुत गहरी नींद में होता है। उसे जगाने की कोशिश करती है उसी झाड़ू से, लेकिन वह उठने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि पूरी रात जगा था और सुबह का वक्त था तो उसे गहरी नींद आ गई थी। जब उस लड़के की आंखें खुलती हैं तो वह देखकर नजारा बिल्कुल अचंभित हो जाता है। वह डर जाता है, सहम जाता है। उतने में रूबी जो होती है वह पूछ बैठती है कि तुम हमारे घर में कैसे आए हो, किस इरादे से आए हो। तो वह लड़का जो होता है मुकेश, वह कान पकड़कर गलती का क्षमा मांगने लगता है। कहता है कि मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं पेशेवर चोर नहीं हूँ, मैं चोरी करने आया था, लेकिन जब आपको देखा तो चोरी करना मैं भूल गया। मैं केवल आपकी खूबसूरती को ही देखता रहा और आपको गलत नज़र से देखता रहा, गलत इरादे से छूने की कोशिश की। उतने में आपकी आंखें खुल गई और मैं इसी चारपाई के नीचे लेट गया और लेटे-लेटे पता नहीं कब मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। रूबी कहती है कि गांव में जो पहले घर में चोरी हुई है, कहीं तुम्हें चोरी नहीं की है? वह कहता है कि हाँ मैडम, चोरी हमने ही की है। तो कहती है कि जो वहाँ 3 लाख का सामान गया है, वो सामान कहाँ है? कहता है मुकेश कि नहीं मैडम, 3 लाख की चोरी नहीं की मैंने, या जो चोरी की है वो हमारे ही पास है। बस इतना ही सामान है। उस सामान में 2 पायल था, एक दो सोने का सामान था, बाकी 5-6 हज़ार रुपया कैश था। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। तो रूबी सोचती है कि शायद में लोग कहते हैं चोरी हो जाने के बाद या कोई भी सामान गायब हो जाने के बाद उसे ज्यादा ही बताने लगते हैं, तो ऐसा ही होगा, वह मान लेती है। रूबी मुकेश से कहती है कि तुम फौरन हमारे घर से चले जाओ, नहीं तो गांव के लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं, वो देखेंगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे साथ साथ हमें भी नहीं छोड़ेंगे, ताना मारने से बाज नहीं आएंगे। मुकेश जो होता है रूबी के सामने हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि मैडम मुझे बचा लीजिए, आपके हाथ में हमारी जिंदगी है। अगर हम बाहर जाएंगे तो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। लेकिन रूबी कहती है कि सोचती है कि अगर हम इसको अपने घर में रखते हैं तो अगर कोई देख लेता है तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी, तो इसका हमारे घर में रहना ठीक नहीं है। वह फिर प्रेशर डालती है कि नहीं, तुम हमारे घर में नहीं रुक सकते हो। मुकेश बहुत रिक्वेस्ट करता है, मैडम हमारा जान बचा लीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, ये पहली और आखिरी गलती थी, ऐसी गलती अब जीवन में कभी नहीं करेंगे। लेकिन रूबी मानती नहीं है, उसे घर से धक्का मारकर बाहर निकालने लगती है। उतने में देखती है कि बाहर गांव वाले हथियार लेकर उस चोर को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही उन लोगों को देखती है रूबी, तो वह तुरंत घर का किवाड़ बंद कर लेती है। वह चोर जो होता है वह हाथ जोड़कर बैठ जाता है रूबी के सामने। कहता है कि मैडम प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए, हमें अभी जाने से रोक लीजिए, अभी बाहर हमें मत निकालिए, नहीं तो देख रहे हो ये लोग हथियार लेकर घूम रहे हैं, हमारी जान बख्शेंगे नहीं, हमें मार ही डालेंगे। वह अपना जीवन दान मांगने लगता है, वह अपना जीवन भीख में मांगने लगता है रूबी से। उसे पसीना पसीना हो जाता है, जबकि उस समय ठंडी का मौसम होता है, तब भी उसे बिल्कुल पसीना पसीना सा हो जाता है। यह मंजर देखते ही रूबी को दया आ जाती है। वह कहती है अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करो कि जो पीछे वाला कमरा है उसी कमरे में तुम चले जाओ, हम तुम्हें बाहर से बंद कर लेंगे, ताला लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ गांव की महिलाएं भी आती रहती हैं। मुकेश को उसी कमरे में रूबी बंद कर देती है और बाहर से ताला लगा लेती है, लेकिन फिर भी उसे डर ही लगा रहता है।
कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई पुलिस केस कर दे और पूरे गांव में छानबीन करने लगे, तो हमारा सारा भंडाफोड़ हो जाएगा, फिर हमारा बचना भी मुश्किल हो जाएगा। वह डरती भी है, लेकिन उसे बचाने की कोशिश भी करती है, उसे दया भी आ जाती है। जब ऐसे करते करते थोड़ा टाइम बीतता है, तो वह रूबी जो होती है चाय बनाती है। चाय पीने के लिए जैसे बैठती है, तो उसे मुकेश की याद आ जाती है कि उस आदमी को भी इसी कमरे में बंद रखे हैं, वह भी भूखा प्यासा होगा। तो चलते हैं, उसे भी थोड़ा चाय वगैरह दे देते हैं, उसे भी नाश्ता पानी करा देते हैं, क्योंकि है तो एक इंसान, गलती तो सभी इंसान से होती है। तो वह रूबी जाती है, मुकेश को चाय पानी पिलाती है और फिर से ताला बंद कर लेती है। उतने में गांव की दो चार महिलाएं आती हैं रूबी के पास। थोड़ी देर रहती हैं महिलाएं, बातचीत करती हैं, उसके बाद में वो लोग चली जाती हैं। जब वो लोग जाती हैं, तो जो दोपहर का खाना होता है रूबी बनाती है, और जैसे खाना खाने बैठती है, याद आ जाती है मुकेश की। उसको जाती है, खाना देती है, खाना खिलाती है। उसके बाद में फिर उससे जाने के लिए कहती है कि अब तुम चले जाओ, अब हो गया है शाम, अब तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। तो ऐसा करो कि आप चले जाओ यहाँ से, और हमारी भी इज्जत बनी रह जाएगी और तुम्हारा भी जान बच जाएगा। तो तुम्हारा जाने में ही भलाई है। तो मुकेश कहता है कि ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ। जो सामान चोरी करके लाया था मुकेश, वह रूबी मैडम को देने लगता है, लेकिन रूबी मना कर देती है, नहीं ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए कि यह चोरी किस मकसद से तुमने की थी? जीवन में मैं पहली बार जुआ खेल रहा था, उस जुए में कुछ रुपए ज्यादा हार गए थे और कर्जा हो गया था हमारे ऊपर। कर्जदार बार बार हमारे घर पे आया करते थे, धमकी देने लगते थे कि पैसा दे दो नहीं तो तुम्हें मार देंगे हम। वही कर्जा देने के लिए मैं चोरी करने की नीयत से आपके गांव में आ गया। बाकी ऐसा हमारा कोई इरादा चोरी करने का नहीं था। रूबी कहती है कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया, इसलिए तुम्हें क्षमा करती हूँ। ऐसा करो तो तुम अपने घर अब चले जाओ। वह लड़का जो होता है मुकेश, वह अपने घर चला जाता है। मुकेश को गए हुए 5-6 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद में जो रूबी होती है, रूबी उसी मुकेश के ख्याल में डूबी होती है। लगभग 1 साल का समय हो जाता है। उतने में एक लड़का सामने से आ रहा होता है और रूबी अपना दरवाजा खोलकर बाहर बैठकर चावल बीन रही थी। उतने में नजर पड़ती है उस लड़के पर, तो वह लड़का कोई और नहीं होता है, मुकेश होता है। चावल को एक साइड में रख देती है और उसे प्यार भरी नजरों से देखती है। जब रूबी के पास आता है, तो रूबी उससे पूछने लगती है कि मुकेश, आखिर में तुम इतना दिन थे कहाँ, कहाँ चले गए थे? काफी दिन हो गया, तुम यहाँ दर्शन भी नहीं दिए। मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी, इतना दिन हो गया, मुकेश नजर नहीं आ रहा है कहीं। उतने में मुकेश कहता है, मैडम आपने जो हमें शिक्षा दी थी, आपने मुझे जो सिखाया था, उसी पर मैं अटल रहा। हमने जो चोरी की थी, वह चोरी का सामान उसी घर में छोड़कर चला गया था, और वहां से जाने के बाद फिर कर्जा वाले हमारे घर पर आए थे। फिर मैंने वहां से चला गया देहरादून, वहां पर जाकर थोड़ा काम मिल गया था, काम को करने लगा था। मैं आज ही शहर से आया हूँ और तुरंत वहां से आपके पास आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस घर में अकेली ही रहती हैं, और लोग घर के कहाँ गए हैं? आखिर वो लोग हैं कहाँ? रूबी कहने लगती है, रूबी रो रो कर बताने लगती है, हम इस घर में बिल्कुल अकेली हूँ। हमारा जो पति था, वह शराब बहुत पीता था, ड्राइविंग करता था, और ड्राइविंग करते करते एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। तब से मैं इस घर में अकेली विधवा बनकर रह रही हूँ। क्या करूँ? हमारे ना आगे है कोई, ना पीछे है कोई, दुख सुख बांटने के लिए मैं किससे अपनी बातें शेयर करूँ? इतनी बात सुनकर मुकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और तुरंत रूबी का हाथ थाम लेता है। कहता है कि मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मना ना करो तो मैं कह दूँ। रूबी कहती है, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? डरते हुए मुकेश कहता है, मैडम मैं आपका हाथ थामना चाहता हूँ, आपके सुख दुख में शामिल होना चाहता हूँ, आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, प्यार भरी नजरों से आपको देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी भी शादी नहीं हुई है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ।
रूबी भी कहती है, मुकेश हमें भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं कह पा रही थी। मुझे शर्म आ रही थी कहने में कि कैसे कहूँ मैं। रूबी और मुकेश दोनों जाकर शादी कर लेते हैं, दोनों खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगते हैं, खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, रूबी ने जो किया वह सही किया या गलत किया, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और मुकेश के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उसे भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है कि जहाँ भी रहें आप लोग सही सलामत रहें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों आगे कहानी में।